जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने अभी तक के कई वीडियोस इसके ऊपर किए हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज 2.2 तक पहुंच चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग अगले वीडियो के अंदर में रिमाइंडर थ्योरम ये वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम इस चैप्टर की जान है। इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है, ठीक है। और आज का वीडियो हो सकता है काफ़ी बड़ा हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको स्प्लिट कर दूं 2 वीडियोस के अंदर में, ठीक है। तो आपको ये दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखने हैं। उसके बाद फैक्टर थ्योरम आएगा। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बड़ा है इसलिए वीडियोस बड़े होंगे इसके ऊपर। उसके बाद फैक्टर थ्योरम जो आएगा उस पर शायद वीडियोस छोटे बन जाए, ठीक है। तो अभी ध्यान से मैं जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझना है। कोई डाउट आता है तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हो, क्वेरीज डाल सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। रिमाइंडर थ्योरम, इसको समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 15 ये एक नंबर है जिसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 2 7 जार 14 और यहाँ पर बच गया 1। अब हम यहाँ पे आगे इसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 जो है ये छोटा आ रहा है 2 से, यानी डिवाइज़र से, ठीक है। इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे और हम बोलेंगे कि ये जो 1 है ये यहाँ पर रिमाइंडर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे 18 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो यहाँ पर 2 9 जार 18 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स देखे। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये 15 हुआ तो क्या मैं 15 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 ऐसा लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि 2 7 जार 14 आता है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1 ऐड कर दूँ, अब बात सही हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि 15 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1, यानी हो जाएगा 14 प्लस 1 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिखा। उसके बाद ये वाली सिचुएशन को देखते हैं। 18 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस रिमाइंडर आ गया 0, 2 9 जार 18, 18 प्लस 0 इज अगेन 18। अब ये क्या है? 15 और 18 जिनको हमने डिवाइड किया था, तो हम इसको बोलेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, जिससे हमने डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइज़र, DIVISOR, डिवाइज़र। जो हम लोगों को यहाँ पर आंसर मिले हैं उसको हम कहते हैं कोशेंट, और जो बच गया उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये जो स्टेटमेंट बना, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट बना डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमको आगे काम में आने वाला है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 15 का फैक्टर है, आप बोलोगे नहीं सर वो फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या अब आप बोल सकते हो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18? तो यू विल से येस ऑफ कोर्स सर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 बिकॉज रिमाइंडर हियर इज़ 0। यानी आपको बचपन से एक बात तो ये पता है कि जब भी आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप बोलोगे जिसने डिवाइड किया है वो जिसको डिवाइड किया है उसका फैक्टर हो जाता है। इसको अदर वे से आप ऐसा बोल सकते हो कि 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, आप ऐसा बोल सकते हो। बोले हाँ सर, क्यों? क्योंकि 2 अगर 18 का फैक्टर है तो डेफिनेटली 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 18 2 के टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल है, बराबर है। तो जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो 2 बातें होगी, डिवाइज़र विल बी अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड विल बी अ मल्टीपल ऑफ डिवाइज़र। हो गया यहाँ तक के? आपको समझ में आ गया? बोले हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, वैसे तो मैं पूछ ही सकता हूँ, आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आंसर दे पाओगे क्या 9 को मैं बोल सकता हूँ कि 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 अगेन? आप बोलोगे हाँ सर, वाई? बिकॉज 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 18 आ रहा है, मतलब 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। यानी अगर आप 18 को 9 से भी डिवाइड करते
तो भी डिवाइड होता, 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करते तो भी डिवाइड होता और रिमाइंडर फिर से आता 0। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो दो नंबर्स हम लोगों को मिले हैं इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। वाई? बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 and 9 आर बोथ द फैक्टर्स ऑफ 18 एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिमाइंडर इज 0। इससे एक बात समझ में आती है, जब आप डिवाइड करते हो किसी डिवाइजर से डिविडेंड को और रिमाइंडर 0 आता है तो जो क्वोशंट आता है वो भी इस डिविडेंड का क्या हो जाता है? फैक्टर। यानी क्वोशंट और डिवाइजर एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमको पता थी, मैंने जस्ट आप लोगों को रिकॉल करवा के दिया। चलिए अब हम बात करते हैं क्या यही सारे कंसेप्ट्स पॉलिनोमियल के डिविजन्स में लगता है? यानी जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या ये बातें पॉसिबल हैं? देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी हम पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर बोर्ड पर देख पा रहे हो कि ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है जो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म से, डिग्री 3 है, और एक मोनोमियल टर्म है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है x। इसको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए कहा गया है। ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी थी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करोगे, 2x³ प्लस x² प्लस x को x से डिवाइड करोगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने आपको कहा था कि आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हो। तो आप करोगे 2x³ डिवाइडेड बाय x प्लस x² डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखिए ये x और ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बेसेस आर सेम, बीच में डिविजन्स है, तो पावर का होता है सब्ट्रैक्शन। तो 3 माइनस, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, मतलब पावर कितना है 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x का पावर आएगा 2, तो ये आ गया आपका 2x²। यहाँ पर 2 माइनस 1 आएगा 1, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका x रेज़ टू दी पावर 1। पावर 1 लिखते नहीं है। और यहाँ पर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 माइनस 1 x रेज़ टू दी पावर 0 हो गया। तो x रेज़ टू दी पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 रहा तो आंसर कितना आता है 1। तो ये रहा आपका आंसर। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, 2x³ प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाय x। तो आप देख सकते हो कि हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि सभी में x कॉमन आ रहा है। तो आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2x², यहाँ से x बाहर गया तो x बचेगा, और यहाँ से सब कुछ बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय x। ये x और x कट जाएगा, तो फिर से आपका आंसर आएगा 2x² प्लस x प्लस 1। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ये इजी इसलिए जाता है क्योंकि डिवाइज़र जो है ये मोनोमियल है। यानी अब अगर हम इसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या आता है देखते हैं। तो चलिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड था हमारा ये वाला पॉलिनोमियल, तो इसको लिखा 2x³ प्लस x² प्लस x। डिवाइज़र था x, क्वोशिएंट आया आपका 2x² प्लस x प्लस 1, और रिमाइंडर आ चुका है आपका कुछ भी नहीं है, मतलब आया आपका रिमाइंडर 0। यानी हम पॉलिनोमियल्स को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने बोला, आप पूछोगे कि सर आपने बोला हमने मान लिया, ऐसे कैसे? ये और ये लिखा जा सकता है इक्वल टू, कैसे पॉसिबल है? तो हम चेक कर लेते हैं। अभी के लिए कंसिडर करो कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं जस्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप ज़रा इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। x इंटू 2x² इज़ 2x³ x² इंटू x इज़ x³ प्लस x² इंटू x इंटू x x² प्लस x इंटू 1 x। जो आंसर आया वो इससे मैच कर रहा है। आपने कहा हाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब मैं इसको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। जैसा हमने इसके पहले 18 वाला प्रॉब्लम जो था, 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0, वैसे देखा जाए तो आपको समझ में आता है। जैसे ये इसको, ये 18 है सपोज करो, ये 2 है, ये 9 है, ये रिमाइंडर 0। तो हमने बोला 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या बन रहा है 18। उसी तरह x मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट क्या बन रहा है, इधर का पॉलिनोमियल, रिमाइंडर आया 0। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंटायर ब्रैकेट यानी 2x² प्लस x प्लस 1 इज़ अगेन अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यू विल से यस,
मतलब इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स है, एक x है खुद और एक 2x² + x + 1 हुआ। फैक्टर्स किसको बोलते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, हमने 8th स्टैंडर्ड में डिटेल पढ़ा हुआ है। अब उल्टा बोल सकते हैं क्या कि 2x³ + x² + x इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, राइट। 2x³ + x² + 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2x² + x + 1, अगेन राइट। यानी ये साइड के दो जो पॉलिनोमियल्स है ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है, और ये जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में वो इनका मल्टीपल है। मल्टीपल है का मतलब क्या है, x के टेबल में भी ये आता है और 2x² + x + 1 के टेबल में भी ये आता है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर आगे चलो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ओके। अब हम आगे एक और पॉलिनोमियल की बात करते हैं। चलिए, अभी ये पॉलिनोमियल आ गया है 3x² + x + 1, इसको फिर से डिवाइड करना है हमको x से, तो दोनों मेथड अप्लाई करके देखते हैं। पहला 3x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x करते हैं, तो यहाँ पे x को सेपरेट करना पड़ेगा, तो आएगा 3x² / x + x / x + 1 / x। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि x² से x2 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा 2 - 1, तो यहाँ पर आंसर आया 3x⁻1। यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर बचा 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 1 को x से डिवाइड नहीं हो सकता है भैया, इसका मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है बाय x। इसका मतलब ये वैसे ही बचेगा जिसको आप बोलोगे रिमाइंडर। ठीक है, एक और बात, 3x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x। अब आप बोलोगे सर इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करते वक्त हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। आप बोलोगे सर ये तो अजीब टेक्नोलॉजी आप बता रहे हो, आपने कहा था अगर सभी में से कॉमन नहीं निकलता है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगी। ठीक है, एक बार चेक कर ले, लगाया भी तो भी हमारा काम नहीं वहाँ पे होगा, देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लगाते हैं, अभी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट अब वो बात निकली है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको 1 × 3 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 3। इसके फैक्टर्स देखते हैं और बीच में आता है 1, तो 3 के फैक्टर्स तो 3 × 1 = 3 ही आएंगे। अब आप यहाँ पे माइनस करो तो 3 - 1 2 होता है, हमको तो 1 चाहिए। प्लस करोगे तो 3 + 1 4 होता है, हमको फिर से 1 चाहिए। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लीकेबल नहीं है, लगती ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, पहला वे तो आपने डिवीजन का देख लिया कि आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन से अगर हम देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगती नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये दो टर्म को फैक्टराइज करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे x कॉमन मिल रहा है। मैंने x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, 2x में से एक x गया, 1 बच गया, यहाँ से x गया तो यहाँ पर 1 बच गया, ये 1 एज इट इज़। अब ये x है तो मैं x को सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पर, फिर से आप देखो x कट गया, तो फिर से यहाँ पर 1/x बचा जो यहाँ पर बचा था। यानी आप कोई भी प्रोसेस करो रिमाइंडर हर बार 1 बच ही रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पैटर्न में लिखना है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस पैटर्न में अगर मुझे लिखना है तो डिविडेंड क्या है हमारे पास में 3x² + x + 1, डिवाइज़र क्या है x, कोशेंट होता है ये जो x से कंप्लीट डिवाइड हुआ होके आया 3x + 1, और रिमाइंडर जो बच गया वो है 1। अब आप बोलोगे सर हम कैसे माने कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अभी करके देख लेते हैं एक बार आपके तसल्ली के लिए। x × 3x 3x² + x × 1 x + 1, देखिए ये और ये सेम आ गया। ओके, चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है आई थिंक। अब फिर से बात करते हैं फैक्टर्स की। अब जबकि रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर है, इसका मतलब x इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 3x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। इसका अदर वे राउंड, ये वाला पॉलिनोमियल ना x का मल्टीपल है ना 3x + 1 का मल्टीपल है। मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ना ही कोई फैक्टर रहेगा और ना ही कोई मल्टीपल रहेगा। ठीक है, ये तो बात हुई तब की जब डिवाइज़र इसका मोनोमियल आ रहा है। अब फिर से आपको याद दिला दूँ, हम पूरे वीडियो के दौरान हमारा टाइटल है या इंटेंशन है पढ़ने का रिमाइंडर थ्योरम, और अभी हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे हैं।
तो ये नहीं है कि हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं, मुझे भी पता है कि रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ रहे हैं, हमको ये चीज़ समझना पहले ज़रूरी है क्योंकि इसी को लिंक्ड रिमाइंडर थ्योरम है। नाम में ही आपको समझ में आ रहा है रिमाइंडर, हम रिमाइंडर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप 8th में पढ़ चुके हो, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। अब ऐसा सिचुएशन जहाँ पर जो डिवाइज़र है वो मोनोमियल नहीं है, कोई और नंबर है, यानी बाइनोमियल है या और दूसरा बड़ा पॉलिनोमियल है, तब क्या, तो देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक और सिचुएशन आ गई है। अभी हमको एक पॉलिनोमियल दिया है x + 3x² - 1, उसको डिवाइड करना है हमको एक दूसरे पॉलिनोमियल से जो है 1 + x। अभी स्टार्टिंग के वीडियो से आपको समझ में आ रहा है हम पॉलिनोमियल्स को p of x, g of x, f of x ऐसा डिनोट कर सकते हैं ताकि हमको लिखते वक्त ईजी जाए। तो मैंने बड़े पॉलिनोमियल को p of x ले लिया, जिससे डिवाइड करते हैं बच्चों हमेशा उसको g of x से ही डिनोट किया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इससे ही करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि किया जाता है। अब वो पैटर्न बन गया है, कन्वेंशन बन गया है कि जो भी डिवाइज़र रहेगा उसको g of x से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन रहेगा उसको q of x बोलेंगे, रिमाइंडर रहेगा उसको r of x बोलेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने ये फर्स्ट वीडियो के अंदर में बात की थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आई थिंक, ठीक है। तो अब मुझे बोला गया है कि p of x को g of x से डिवाइड करके दो। अब आप बोलोगे कि सर जैसे पहले लिखा था वैसे लिख लो, x + 3x² - 1 डिवाइडेड बाय 1 + x। मैंने कहा चलो ठीक है लिख लेते हैं, लिख लिया। अब जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आपको इसको अरेंज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द पावर का डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमको अरेंज करना है। तो सबसे हाईएस्ट आता है 2, तो मैं पहले लिखूँगा 3x², फिर आएगा x और फिर आएगा -1। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग एनी पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर किसका है, x का, तो ये x आ जाएगा, फिर 1 के बाजू में x का पावर 0 है इसलिए वो 1 है, तो ये आ गया x + 1। अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो भैया अभी डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होते, और हुए भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप ऐसा लिखोगे, ये हमारे कोई काम का नहीं क्योंकि यहाँ से आप x काट नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एडिशन का साइन आ गया। जब भी ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आता है आप जानते हो कि अब यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो ये कोई काम का नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको मिटा दिया है। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, तो अगेन हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि आपको न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपके पास 4 तरीके थे। पहला तरीका था आपका टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं जो आप बाहर निकाल सकते हो, तीनों में चाहिए तो नहीं है। सेकंड रीग्रुपिंग, तो रीग्रुपिंग के लिए मिनिमम 4 टर्म्स चाहिए, यहाँ पे 3 टर्म्स है, ये भी नहीं होता। आइडेंटिटी के लिए पहला और आखिरी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो है बट ये नहीं है। प्लस दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगेगी नहीं। फोर्थ बचता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। -1 × 3 इज़ -3, यहाँ पर है 1, हमको 3 के फैक्टर्स, ये पुरानी सिचुएशन बन गई, 3 1s are 3, अभी 3 और 1 से कभी भी 1 तो नहीं बनेगा, चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यहाँ पे अभी कोई काम की नहीं है। अब आप बोलोगे सर ख़त्म हो गया, यहाँ पे आगे सॉल्व ही नहीं होता, लेकिन आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि एक और वे है, जब अगर ये चारों भी मेथड काम ना आए तो हम लोगों को लॉन्ग डिवीज़न वाली मेथड अप्लाई करनी होगी। लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने आपको बताई भी थी, नहीं भी बताई है तो कोई टेंशन नहीं, मैं अभी डिटेल में ही बताने वाला हूँ। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि न्यूमरेटर जो है ये फैक्टराइजेबल नहीं है और डिनोमिनेटर मोनोमियल से बड़ा है, मतलब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या उसके आगे का है, तो हमको लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है, जिसको आप ब्रह्मास्त्र बोलते हो कि उससे वो डिवाइड हो ही जाएगा, भले रिमाइंडर ही क्यों ना आए, बट डिवाइड तो होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस तरह से हम लोगों को पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना है कि डिनोमिनेटर यानी डिवाइज़र आ जाएगा यहाँ पर और डिविडेंड जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो 3x² + x - 1। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों का ध्यान स्टार्टिंग से ही रखने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर जो x का पावर है या जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर है,
ये प्रॉपरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए और बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं चाहिए। जैसे 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पे x⁻⁴ 0, मतलब यहाँ पे कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है। फिर यहाँ पे भी चेक करना है, यहाँ पर भी मिसिंग टर्म नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि x है, x+1 यानी इसका पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, अब यहाँ भी कोई मिसिंग टर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलते जाएंगे, जब आएगी प्रॉब्लम तब मैं बताऊँगा कि क्या करना पड़ता है। ओके, अब इसके बाद की पहली स्टेप, इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को, जो कि डिग्री का टर्म रहेगा, उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा, उसको डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से, डिग्री वाले टर्म से रफ में डिवाइड करना है, जिसको हम बाजू में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3x² डिवाइडेड बाय x। अभी डिवाइड करो तो देखो x के साथ x कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, 2 - 1 1, ये कट गया। अब ये जो आंसर आता है वो आपको यहाँ पे क्वोशंट में लिखना है एज अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि ये पहला ही प्रॉब्लम है इस लेसन में, इसलिए इसके बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे जब नए प्रॉब्लम्स इसमें ऐड होंगे। ठीक है, ये 3x जो आंसर आया उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको इस 3x से ये कंप्लीट डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है। लगे तो मैं यहाँ करके बताता हूँ। 3x मल्टीप्लाइड बाय x+1, मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, x × x x², 3x × 1, तो यहाँ पे आएगा 3x। तो ये जो आंसर आया वो आपको यहाँ पर लिखना है, 3x² + 3x लिख लिया। अब आपको करना है नॉर्मली जैसे हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपने क्या किया है। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया रफ में, जो आंसर आया वो यहाँ पर लिखा क्वोशंट में। इसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई किया रफ में, जो आंसर आया वो इसके नीचे आपने परोस दिया। अब नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा हमने कर दिया, लेकिन जब भी सब्ट्रैक्शन की जाती है तो आप लोगों को इन सभी की साइन चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते वक्त अंदर किसी की साइन चेंज करते हो मल्टीप्लाई करते वक्त सब्ट्रैक्शन से, -x ± -1, इस तरह से, बराबर है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है, यही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। तो यहाँ पे आप साइन चेंज करो, तो ये पॉजिटिव है, नहीं कुछ है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को सर्कल करना है। यहाँ पे नया साइन आ जाएगा उसका नेगेटिव का, पॉजिटिव को सर्कल करो, यहाँ पे नेगेटिव का। अभी पुरानी चीज़ें चली गई, नई साइंस आ गई, पुरानी साइंस को भूल जाओ। अभी देखिए 3x² - 3x² कितना हो जाएगा, 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। ये आ गया 0, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इज़ नेगेटिव, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है सब्ट्रैक्शन। तो हमको करना तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, साइन बड़े नंबर का आएगा, यहाँ आएगा -3x में से x गया तो आएगा 2x। अब जो भी बची हुई टर्म्स इस पॉलिनोमियल में आपको आगे दिखती है वो सारी की सारी एज इट इज़ आप नीचे उतार लोगे, ऐसे का ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब फिर से यही पूरी प्रोसेस इसके लिए अप्लाई करना है। कैसे? तो इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइड करो तो क्या बचता है, -2। ये -2 आपको यहाँ लिखना है साइन के साथ। हाँ, साइन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन मिस कर गए तो पूरा गया, इसलिए साइन लेना ही है। ठीक है, तो ये -2x को x से डिवाइड किया तो आंसर आता है -2। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करो जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। मैं ओरली कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप देखो, -2 × x इज़ -2x, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज़ नेगेटिव, 2 × 1 = 2 हो गया। अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो फिर से इनकी साइन चेंज हो जाएगी। आप देखो, जब भी आप ऐसी प्रोसेस करोगे ना तो इसके फर्स्ट टर्म का यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म हुबेहू रेप्लिका आएगा, यानी एग्जैक्ट साइन के जैसा वैसे का वैसा आएगा, और वो आना ही चाहिए, तभी हम लोग करेक्ट वे से है ऐसा समझ में आता है। सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज, नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। अभी +2x - 2x, अगेन 0, ये 0 आना ही चाहिए।
+2 - 1 इज 1। अब यहाँ पर आप देखो 1 की डिग्री कितनी है, तो बोलोगे कि 1 के बाजू में तो x⁻0 होता है, तो डिग्री कितनी हुई 0, और डिवाइज़र की डिग्री कितनी है 1। इसका मतलब द डिग्री ऑफ हियर डिविडेंड इज लेस दैन द डिग्री ऑफ डिवाइज़र। इन दिस केस नो फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल। फिर से बोल रहा हूँ, जब डिवाइड करते वक्त नए डिविडेंड की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी आ गई, वहाँ पे आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा और इसी को रिमाइंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 17 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 3 = 15 आता है और 2 आ गया। अब मैं आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज 2 इज़ लेसर दैन 5, तो न्यू डिविडेंड इज़ लेस दैन द डिवाइज़र। उसी तरह यहाँ पर डिग्री देखी जाती है, अगर डिग्री छोटी है डिवाइज़र की डिग्री से तो आगे डिवाइड नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, तो ये बन जाएगा आपका रिमाइंडर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको कब तक ये डिवाइड करते जाना है, जब तक रिमाइंडर इस तरह से नहीं आता है कि उसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी है, वहाँ पे हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। साथ ही साथ 3x - 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है जैसे यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि ना ही x+1 ना ही 3x - 2 इनके फैक्टर्स हैं, और ना ही 3x² + x - 1 इनमें से किसी भी नंबर का या पॉलिनोमियल का मल्टीपल है। वो सब नखरे तभी होंगे जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल से एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी, ठीक है। हम अभी एक और प्रॉब्लम इसी तरीके का देखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। चलिए, एक और सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया है। p ऑफ x जो कि बड़ा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है g ऑफ x x - 1 से, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। फिर से डिवाइड करते वक्त क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल है तो हम लोगों को यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके पहले हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसलिए वहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत दिमाग तो भी लगाया, लेकिन अब यहाँ पर तो डिग्री 4 है, मतलब अब ये हमारे कवरेज एरिया के बाहर चला गया है। इसको डिवाइड करने के लिए अब हमारे पास एकमात्र सॉल्यूशन यानी ब्रह्मास्त्र बचता है, और वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, चलो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया x - 1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है, डिग्री 1 के बाद में पावर आ रहा है यहाँ पे 0, तो इस तरह से अरेंज हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं तो समझ में आता है 4 3 2 1, तो 2 वाला यानी सेकेंड पावर वाला जो टर्म है, ठीक है, वो मिसिंग है, यानी क्वाड्रेटिक टर्म वहाँ पे मिसिंग है। फिर लीनियर टर्म आ रहा है और फिर कांस्टेंट आ रहा है। तो जो मिसिंग है उसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हमने लिख दिया 3x⁴ - 4x³ आ गया। अभी जो मिसिंग है उसको आप 0 के साथ लिख सकते हो, 0x², ठीक है। अब आप यहाँ प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हो, लेकिन लिखना है आपको यहाँ पे 0x² 0 ही हो जाएगा, जो कि वहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने 0x² लिखा, लेकिन लिखना पड़ेगा, क्यों आगे बताता हूँ। फिर बाकी का जैसे का वैसा -3x - 1, ये हो गया। अब डिवाइड करने के लिए यूजुअल प्रोसेस जो इसके पहले अपनाई थी, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइज़र का डिग्री टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 3x⁴ को x से रफ में डिवाइड किया, 4 - 1 आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3x का पावर आ जाएगा 3, जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। मैंने कहा था अब मैं थोड़ा सा फास्ट लूँगा, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो रहा है। तो अब 3x³ को x - 1 से मल्टीप्लाई करना है, रफ में करके दिखाता हूँ एक बार, बाद में डायरेक्ट करेंगे। 3x³ मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा x - 1। अभी ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 3x³ इंटू x इज 3x⁴, 3 और 1 4 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने पढ़े हैं। माइनस प्लस माइनस
3x क्यूब इंटू 1 3x क्यूब। अभी जो रिज़ल्ट आया वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं 3x क्यूब माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, ये लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, प्लस गॉट कन्वर्टेड टू माइनस, माइनस टू प्लस। 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 ये कटेगा ही, पहले से डिसाइडेड था। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी जो कि नेगेटिव है। 4 में से 3 गया, 1 बचता है तो 1x क्यूब। अब बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज़ आप नीचे उतार लोगे तो आएगा 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ गया यहाँ पे। अभी फिर से इसकी डिग्री टर्म माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x। ठीक है, करो। यहाँ पे कितना आता है, नेगेटिव साइन एज इट इज़, 3 में से 1 गया 2 यानी एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। तो यहाँ लिखूँगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये फास्ट लग रहा है तो आप YouTube में ऊपर 3 डॉट्स दिए रहेंगे वीडियो प्ले करते वक्त, वहाँ पे जाके आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर दीजिए, हाफ पे रख दीजिए, तो आपको एटलीस्ट ये मेरी राइटिंग थोड़ा स्लो दिखेगी तो आपको समझ में भी आएगा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब माइनस एक्स स्क्वायर से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे, माइनस प्लस पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, मैंने कहा था यहाँ हमको मिसिंग टर्म लिखनी है और मैंने बोला था आगे बताऊँगा क्यों। तो चलो वो समय आ गया है बताने का। यहाँ पर जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो आंसर एक्स स्क्वायर आया। अब अगर ये मैं मिसिंग टर्म नहीं लिखता तो आपको मजबूरन ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे लिखना पड़ता, और 3x लीनियर टर्म है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म है और ये अनलाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। इसीलिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही आनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को मिसिंग टर्म्स यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो टर्म ऑलरेडी अवेलेबल हो जिसके हम नीचे इसको लिख सकें। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्यों किया जाता है? ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस। अभी एक्स क्यूब और नेगेटिव एक्स क्यूब कट जाएगा, कटना ही चाहिए। यहाँ पे 0x स्क्वायर को देखते ही नहीं है क्योंकि उसका वहाँ पे कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले नहीं होता है। वहाँ पे ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने कहा बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ नीचे उतार लो, तो यहाँ पे बचता है माइनस 3x और यहाँ पे बचता है माइनस 1, उतार लिया। फिर से इसकी डिग्री अभी भी 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री बड़ी है तो इसलिए आगे और डिवाइड हो सकता है। तो चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को रफ में लिखा और डिवाइड किया x से, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा यानी आंसर आएगा नेगेटिव x। आंसर आया नेगेटिव x। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव x जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब नेगेटिव x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इंटू एक्स एक्स। सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है तो ऑपरेशन भी सब्ट्रैक्शन का ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन, 3 और 1 4 आएगा, साइन बड़े नंबर की आ गई x और ये बची हुई टर्म नीचे। अब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है, तो अभी भी ये सॉल्व होता है। मैंने कहा था सॉल्व कब नहीं होगा या रिमाइंडर कब मानेंगे, जब इसकी डिग्री छोटी आएगी, लेकिन डिग्री छोटी नहीं है, डिग्री अभी सेम है। तो लास्ट रहेगा अभी यहाँ पे स्टेप जहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो नेगेटिव 4x को डिवाइड किया x से, x x कैंसिल हो गया, बच गया -4। अब -4 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू एक्स इज़ -4x, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 4 4। यहाँ पे साइन चेंज, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस। अब 4 और -4x कट जाएगा, -1 -4 इज़ -5। अब ये सॉल्व नहीं होता, इसका डिग्री आ गया 0, इसका डिग्री है 1, तो यहाँ पे -5 इज़ आवर रिमाइंडर। ये आ गया हम लोगों का
रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आप लोगों को एटलीस्ट इतना समझ में आया कि लॉन्ग डिवीजन किस तरह से की जाती है। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपको पता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास में है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम रिमाइंडर थ्योरम पे आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम रिमाइंडर थ्योरम के लिए बात करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये अभी कुछ 35 मिनट का हो चुका है। तो अब मैं रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं जस्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम का इंट्रोडक्शन बताऊँगा और उसको अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उसको स्प्लिट कर दूँगा, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि p ऑफ x को g ऑफ x से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन किया और बोला सर रिमाइंडर -5 आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं p ऑफ x फिर से लिखता हूँ जो हमको दिया गया था, 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इस तरह से हमको पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, आप देख सक रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x के जगह एक नंबर रख के इसकी वैल्यू निकालता हूँ। वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ। अब आप बोलोगे सर 1 कहाँ से आया, वो भी मैं बताता हूँ, पहले आप समझ लो। ये 1 यहाँ पे मैंने रख दिया, चलो देखते हैं क्या आता है आंसर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आता है। यहाँ पे 1 रख दिया टू दी पावर 4 माइनस 4, 1 रख दिया टू दी पावर 3 माइनस 3, 1 रख दिया माइनस 1। अभी 1 का पावर पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 1। अभी मैंने 3 और 3 को कैंसिल कर दिया, +3 -3 0 हो गया। -4 -1 जैसा यहाँ पे था -4 -1, तो आंसर कितना आया, -5। आंसर कितना आया, -5। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, -5। तो आप देखिए ये मैंने निकाला 3 स्टेप में और ये निकाला, गिन लो कितनी स्टेप्स है, तो उतने स्टेप्स में। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ भी -5 आया और यहाँ भी -5 आया? जी नहीं, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये शॉर्टकट है रिमाइंडर पता करने का। रिमाइंडर कैसे पता किया मैंने यहाँ पे x के जगह पे 1 डाल दिया और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया -5। अब आप बोलोगे सर वाह क्या बात है, बट हमको कैसे पता चलेगा यहाँ पे 1 डालना है? आपने अपने मन से उठा के डाल दिया, हम कैसे समझेंगे कि हमको वहाँ पे क्या रखना है तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा? अगर गलती से हमने 2 रख दिया तो, हमने -1 रख दिया तो, हमने 5 रख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हम करेक्टली कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हमको x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? वही रिमाइंडर थ्योरम है, वही रिमाइंडर थ्योरम है। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने 1 कहाँ से लाया, रिमाइंडर थ्योरम को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये 1 मैंने यहाँ से लाया है g ऑफ x से, आप देख रहे हो यहाँ पे g ऑफ x क्या है आपका, x -1। तो आपको क्या करना है, x -1 जो भी g ऑफ x है उसको 0 से इक्वलाइज करना है, कर दिया। अब यहाँ से x को सेपरेट करना है, मतलब -1 को उधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, +1। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 1, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू क्या रखा, 1। x को रिप्लेस करके क्या रख दिया, उसकी वैल्यू 1, और आपका आंसर आ गया। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कौन सी मेथड ईजी जाएगी, या आप कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहोगे, लॉन्ग डिवीजन या रिमाइंडर थ्योरम? लॉन्ग डिवीजन या रिमाइंडर थ्योरम, आप LD या R, बस इतना ही अगर कमेंट कर दोगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। पूरा लिखते हो तो बहुत ही बढ़िया। लॉन्ग डिवीजन या रिमाइंडर, आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं हूं आपका टीचर हार्दिक सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।